स्टीयरिंग अमजद का सीना चीर उनकी पसलियों को तोड़ते हुए सीधा उनके फेफड़ों से जा टकराई। अमजद के मुंह से खून कुछ यूं निकला जैसे किसी ने मुंह से पानी उगला। वो तुरंत बेहोश हो गए। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के गब्बर सिंह कहे जाने वाले मशहूर विलेन अमजद खान की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर सन 1940 को आज के पाकिस्तान यानी तब के हिंदुस्तान के पेशावर ज़िले में हुआ था। अमजद के अब्बू का नाम था ज़कारिया खान, उनकी अम्मी का नाम था कमर खान। अमजद के 2 भाई भी थे, एक का नाम था इनायत खान, दूसरे का नाम था इमाम खान। अमजद के अब्बू ज़कारिया खान फिल्म एक्टर थे, फिल्मों में काम करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि बम्बई में रहते थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज़ादी के पहले उत्तर भारत के इलाके में फिल्में मुख्य रूप से 3 शहरों में बनती थी, बम्बई, कलकत्ता और लाहौर। तो अमजद के अब्बू ज़कारिया खान लाहौर में बनने वाली फिल्मों में काम करते थे। अमजद जब 7 साल के थे तभी देश का बंटवारा हो गया। मुसलमान होने के बावजूद उनका खानदान पाकिस्तान में नहीं भारत में रहना चाहता था। इसीलिए लाहौर पेशावर में होने वाले दंगों की आग से बचने के लिए उनके परिवार को अपना घर, मकान, खेत खलिहान सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागना पड़ा। उनका परिवार बम्बई में बस गया। अमजद के अब्बू फिल्मों में काम करते ही थे, जैसे लाहौर में करते थे वैसे बम्बई में करने लगे। बम्बई में उन्हें एक उपनाम भी मिल गया, जयंत। अमजद बांद्रा के सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल में पढ़ाई करने लगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो आरडी नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत सक्रिय हो गए, चुनाव लड़ा और कॉलेज में छात्र राजनीति का जो सबसे ऊंचा पद था वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। कहा जाता है कि अमजद के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद बांद्रा पुलिस थाने में कैंपस में धरना देने, कॉलेज का घेराव करने, हाथापाई करने, विरोध प्रदर्शन करने जैसे कई मामलों में अमजद पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इन्हीं दिनों अमजद जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक नया परिवार आकर रहने लगा, जनाब अख्तर उल हुसैन का परिवार। अख्तर उल हुसैन बॉलीवुड के जाने माने लिरिसिस्ट थे। अमजद की मुलाकात उनकी बेटी शहला से हुई। धीरे धीरे अमजद और शहला में अच्छी दोस्ती हो गई। हर शाम दोनों साथ में बैडमिंटन खेला करते थे। शहला 14 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी। अमजद उनसे तकरीबन 8 साल बड़े थे, कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। लेकिन फिर भी अमजद को शहला से इश्क हो गया और एक दिन तो उन्होंने शहला से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। एक दोपहर शहला स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में अमजद मिल गए और शहला से बोले, शहला नाम का मतलब जानती हो? इससे पहले कि शहला कुछ जवाब देती, अमजद ही बोल पड़े, वो जिसकी आंखें बहुत गहरी होती हैं। ऐसा करो, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। इसके कुछ दिनों बाद ही अमजद खुद शहला के घर पहुंच गए शहला का हाथ मांगने के लिए। शहला के अब्बू ने पहले तो शहला की उम्र का हवाला देते हुए इनकार कर दिया और फिर अमजद को अच्छी समझाइश भी दे दी कि वो आगे से ऐसी जुर्रत ना करी। इसके बाद जब शहला अमजद से मिली तो अमजद ने लाल लाल आंखें करके कहा, अगर ये मेरा गांव होता तो मैं तुम्हारी खानदान की 3 पुश्तों का सफाया कर देता, उनको खाक में मिला देता। शहला के अब्बू अब अमजद की गुस्ताखियों से बहुत सजग हो गए और शहला पर अमजद की छांव तक ना पड़े, इसीलिए उन्होंने शहला को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अलीगढ़ भेज दिया। ऐसे में अमजद
हर रोज़ बम्बई से शहला को अलीगढ़ में खत लिखते। वहाँ से उन खतों के जवाब भी आते, जिनसे अमजद का हौसला बढ़ता। कुछ महीनों बाद की बात है, शहला की बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरी तरह, इतना कि उन्हें वापस बम्बई आना पड़ा। मजबूरी ऐसी कि उन्हें बम्बई में भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी। उनका सेकंड सब्जेक्ट फ़िलॉसफी बहुत इम्पॉर्टेंट था। अमजद ने उसमें मास्टर्स किया हुआ था। इसीलिए शहला के अब्बू के लाख ना चाहने के बाद भी शहला की अम्मी के जोर के कारण अमजद शहला के ट्यूटर बन गए। उन्हें फ़िलॉसफी की ट्यूशन्स देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ रोज़ के ये फ़िलॉसफी ट्यूशन्स दोनों की रोमांटिक डेट्स में तब्दील हो गई। अमजद और शहला एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इसी दौरान अमजद खान अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। कुछ महीने उन्होंने पत्रकारिता करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब वो एक्टर थे, इसलिए अभिनय में दिलचस्पी उन्हें विरासत में मिली थी। साल 1951 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नाजनीन से अमजद ने महज 11 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया था। उसके बाद साल 1957 में रिलीज़ होने वाली राज कपूर की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने लच्छू नाम के गुंडे का किरदार निभाया। उसके बाद साल 1961 में रिलीज़ होने वाली देवानंद की फिल्म माया में उन्होंने अपने ही अब्बू जयंत के पंटर का किरदार निभाया। लेकिन फिल्मों में उनका कुछ जम नहीं रहा था। वैसे भी अमजद को फिल्मों से ज़्यादा थिएटर में एक्टिंग करना पसंद आता था। लेकिन उनके अब्बू जयंत चाहते थे कि वो एक बड़े नामचीन फिल्म एक्टर बन जाए। अमजद को बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए उनके अब्बू जयंत ने खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करने की सोची। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम, जिसे डायरेक्ट करने वाले थे उनके दूसरे बेटे इनायत खान। उन्होंने अमजद के लिए एक दूसरा उपनाम भी सोच लिया था, नीरज। पर किन्हीं वजहों से ये फिल्म बन नहीं पाई, बंद हो गई। कहा जाता है कि कुछ साल बाद यही फिल्म बनी जिसमें मनोज कुमार हीरो थे। पूरा 60 का दशक अमजद ने थिएटर के मंचों पर ही अभिनय करते हुए बिता दिया। 70 का दशक शुरू हुआ। साल 1972 अमजद की ज़िंदगी में बहुत खास बन गया, चूँकि इसी साल उन्हें बतौर एडल्ट एक्टर अपनी पहली फिल्म मिली चेतन आनंद की हिंदुस्तान की कसम। और इसी साल उनकी ज़िद पर उनके अम्मी अब्बू शहला के घर उनका रिश्ता लेकर गए। इस बार अख्तरुल हुसैन मान गए और आखिरकार 17 अगस्त सन 1972 को अमजद खान और शहला की शादी हो गई। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही अमजद की ज़िंदगी का एक बहुत बुरा दौर शुरू हो गया। दरअसल थिएटरों से अमजद की ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। घर के आर्थिक हालात भी ज़रा ख़राब हो गए थे। ऊपर से उनके अब्बू जयंत के दिल की बीमारी में घर का काफ़ी पैसा चला जा रहा था और अब उनके कंधों पर शहला की भी जिम्मेदारी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर पैसों की मजबूरी की वजह से अमजद ने थिएटर छोड़ फिल्मों की ओर रुख किया। मगर कहते हैं ना, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, चाहने से मौत नहीं आती। अमजद लाख चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मगर फिल्में नहीं मिल रही थी। इसी दौरान अमजद और शहला के बेटे शादाब का जन्म हुआ 20 सितंबर सन 1973 को। हॉस्पिटल की डिस्चार्जिंग फीस 400 रुपये थी और अमजद इस कदर गैताल थे कि उनकी जेब में 4 रुपये भी नहीं थे। शर्म के मारे वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहे थे, बाहर ही बैठे हुए थे। हॉस्पिटल में अपने आसपास अमजद को ना पाकर शहला रोने लगी। इतने में डायरेक्टर चेतन आनंद, जिनकी फिल्म हिंदुस्तान की कसम में अमजद ने काम किया था, वो अमजद के बच्चे को देखने हॉस्पिटल पहुंचे तो देखे कि अमजद हॉस्पिटल के बाहर ऐसे मुंह छिपाकर उदास
बैठे हुए हैं। चेतन आनंद उनके पास पहुंचे और उन्होंने अमजद को 400 रुपये दिए और कहा कि अपने बीवी बच्चे को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाओ। तब चेतन आनंद के दिए पैसों से अमजद ने शहला और अपने बेटे शादाब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और उनको घर ले गए। ये दिन भी उनकी ज़िंदगी में बहुत खास बन गया, क्योंकि एक तो इस दिन उनके बेटे का जन्म हुआ, दूसरा इसी दिन उन्हें फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार ऑफर हुआ। दरअसल जावेद अख्तर के दिमाग में आया कि तकरीबन 10 बरस पहले उन्होंने दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन में एक थिएटर शो देखा था, ए मेरे वतन के लोगों। उसमें अमजद खान नाम का एक एक्टर था, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वो गब्बर सिंह अच्छा बन सकता है। उन्होंने इसका जिक्र अपने पार्टनर सलीम खान से किया। सलीम अमजद के अब्बू जयंत को ज़्यादती तौर पे जानते थे, तो उन्होंने अमजद से मुलाकात की और कहा कि उन्हें गब्बर सिंह के किरदार के लिए ऑडिशन देना चाहिए। ऑडिशन बेंगलुरु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जहां फिल्म का सेट लगा था वहां हो रहा था। तो अमजद बम्बई से बेंगलुरु की फ्लाइट में बैठ गए, लेकिन पता नहीं उस दिन प्लेन में क्या प्रॉब्लम हो गई कि बम्बई से बेंगलुरु के बीच रास्ते में प्लेन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 बार लैंड कराना पड़ा, बार बार लैंड करवाना पड़ा। लैंड हो फिर टेक ऑफ करे, लैंड हो फिर टेक ऑफ करे। जब 7वीं बार भी प्लेन लैंड हो गया तब यात्रियों ने वापस उसमें बैठने से ही इनकार कर दिया, उन्हें अपनी जान का बहुत रिस्क लग रहा था। ऐसे में अमजद ने सोचा कि अगर वो आज बेंगलोर नहीं पहुंचे तो क्या पता वो किरदार किसी और को दे दिया जाए। इसलिए अपनी जान का रिस्क लेकर वो अकेले ही उस प्लेन में सवार हो गए और वो प्लेन फिर अकेला केवल अमजद को बिठाए हुए ही उड़ गया, टेक ऑफ कर गया। वो तो शुक्र है कि कोई दुर्घटना नहीं घटी और अमजद सही सलामत बेंगलोर पहुंच गए। लुक टेस्ट देखकर ही रमेश सिप्पी को लग गया कि अमजद बहुत अच्छे गब्बर बनेंगे। उन्होंने अमजद को गब्बर के रोल के लिए फाइनल कर लिया। गब्बर के किरदार की तैयारी के लिए डायरेक्टर रमेश सिप्पी और स्क्रीन राइटर सलीम जावेद ने अमजद को कुछ खास नहीं बताया। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस जया बच्चन ने अमजद से कहा कि वो उनके पिता तरुण कुमार भादुरी द्वारा लिखी गई किताब अभिशप्त चंबल पढ़ी। तो तरुण कुमार भादुरी की किताब अभिशप्त चंबल पढ़ के अमजद ने गब्बर सिंह के किरदार की तैयारी की। इसी किताब को पढ़कर उन्हें आइडिया आया कि गब्बर सिंह धोती कुर्ता ना पहने, आर्मी टाइप की ड्रेस पहने, मिलिट्री टाइप की ड्रेस पहने। ये आइडिया रमेश सिप्पी को बहुत अच्छा लगा। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने गब्बर के जो बात करने का तरीका, जो लहजा, जो पर्सनैलिटी अमजद को बताई, उससे अमजद बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था ये उतना अच्छा नहीं, इसमें कुछ और बेहतरी। अचानक उन्हें याद आया कि बचपन में जब वो छोटे थे और पेशावर में रहा करते थे तब उनके गांव में एक धोबी आता था। धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी। वो धोबी था, छोटा आदमी, मगर गांव के बड़े बड़े मानिंदों को अपने आगे कुछ नहीं समझता था, ठसक से रहता था। उसके चलने फिरने का तरीका, उसका बोलने का लहजा एकदम बहुत ही अलग टाइप का था और अमजद को बहुत अच्छा लगता था। वो अपने घर के सामने खड़ा होकर अंदर से अपनी बीवी को जोर से पुकारता था, अरे ओ शांता। यहीं से उनके दिमाग में आया, अरे ओ सांभा। अमजद ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी और स्क्रीन राइटर सलीम जावेद से बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि गब्बर सिंह का किरदार उस धोबी के अंदाज में बात करे, चले फिरे। एक तरह से वो गब्बर सिंह की पर्सनैलिटी को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा उस धोबी की थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे गब्बर सिंह का किरदार बहुत तगड़ा बनेगा। उनके इस आइडिया को सलीम जावेद ने तो नहीं मगर रमेश सिप्पी ने बहुत पसंद किया। रमेश सिप्पी ने अमजद को गब्बर सिंह का किरदार उनकी मर्जी के मुताबिक निभाने की छूट दे दी। यही फैक्ट थोड़ा बढ़ चढ़कर एक मिथ बन जाता है, जो कि खासा लोकप्रिय भी है, कि कई लोग ऐसा मानते हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स
ऐसा दावा भी करती हैं कि अमजद खान धोबी थे और उन्होंने अपनी पूरी धोबी वाली पर्सनैलिटी गब्बर सिंह के किरदार में उतार दी, जिसकी वजह से गब्बर सिंह का किरदार इतना बढ़िया बन गया। ये पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, गब्बर सिंह का अंदाज, उसकी पर्सनैलिटी एक धोबी के अंदाज और उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड थी, मगर अमजद खान वो धोबी नहीं थे। अमजद खान एक ऐसे धोबी को जानते थे जिसकी अंदाज और पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर उन्होंने गब्बर सिंह का किरदार निभाया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक धोबी ने अमजद खान को गब्बर सिंह बना दिया। बहरहाल शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के पहले दिन अमजद पूरी तरह कॉन्फिडेंट। पहला शॉट, कितने आदमी थे, ये 3 लफ्ज उनकी जुबान से निकल ही नहीं रहे थे। 38 टेक हो चुके थे मगर शॉट पूरा नहीं हो पा रहा था। यूनिट में कानाफूसी शुरू हो गई कि लगता है अमजद गब्बर के किरदार के लिए सही चॉइस नहीं है। अमजद बहुत दबाव महसूस करने लगे। ऐसे में रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि वो फिलहाल घर जाएं, अगले दिन यहीं से शूटिंग फिर शुरू करेंगे। अमजद शर्मिंदा होकर घर चले गए। इधर सलीम जावेद को लगा कि अगर अमजद के कारण गब्बर का किरदार बेकार हो गया तो सारा ठीकरा उन पे फूटेगा, क्योंकि अमजद को वो लेके आए। तो उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि अगर वो चाहें तो अमजद को गब्बर के किरदार से हटा सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन रमेश सिप्पी को अब अमजद पे पूरा भरोसा हो चुका था। वो अमजद को कुछ और वक्त देना चाहते थे। अगले दिन एक नए उत्साह, एक नए विश्वास के साथ अमजद सेट पर आए और महज 2 टेक के अंदर अंदर उन्होंने ये डायलॉग बोल दिया। ये शॉट पूरा हो गया। इसके बाद तो अमजद धीरे धीरे अपनी रॉ में आ गए और एक वक्त ऐसा आ गया जब अमजद अपने किरदार में इतना घुस गए थे कि उन्होंने एक बवाल मोल ले लिया। दरअसल एक सीन आती है ना जिसमें गब्बर हेमा मालिनी की बाजू ऐसे जोर से पकड़ लेता है, देखो छमिया। इस सीन की शूटिंग के दौरान अमजद अपने किरदार में इतना रम गए थे कि उन्होंने हेमा मालिनी का बाजू वाकई में बहुत जोर से पकड़ लिया। उनका बाजू लाल हो गया, दर्द करने लगा। बाद में धर्मेंद्र ने अमजद से इसकी शिकायत की और अमजद ने हेमा मालिनी से इसके लिए माफ़ी मांगी। शोले रिलीज हुई। शुरुआती रुझान बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तकरीबन 4 दिन तक टिकट खिड़की पर लगातार लुढ़कती रही। फिल्म के फ्लॉप हो जाने का क्रेडिट सब अमजद के सिर माथे फोड़ने लगे। 5वें दिन से अचानक एक स्पार्क आया और अगला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हो चुकी थी। और न वीरू, न जय, न बसंती, न ठाकुर, इस फिल्म में अगर कोई किरदार दर्शकों को सबसे ज्यादा भा रहा था तो वो था गब्बर सिंह। लोगों ने आज तक ऐसा विलेन पर्दे पर देखा ही नहीं था। इसीलिए कई फिल्म समीक्षक शोले के गब्बर सिंह को हिंदी सिनेमा का पहला प्योर इविल, शुद्ध खलनायक मानते हैं। अब फिल्म की सफलता का ताज अमजद के सर माथे पहनाया जाने लगा। एक तथ्य ये भी है कि सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से जो कहा नहीं था कि वो चाहें तो अमजद खान को गब्बर सिंह के किरदार से निकाल सकते हैं, ये बात अमजद को पता लग गई। अमजद बहुत हर्ट हो गए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि जो उन्हें फिल्म में लेके आए वही उन्हें फिल्म से निकालना चाह रहे थे। अमजद अंदर ही अंदर सलीम जावेद से बहुत नाराज हो गए। इसी वजह से उन्होंने शोले के बाद कभी सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया। शोले से अमजद यकायक स्टार बन गए। जिस बंबई में उन्हें कोई पूछता तक नहीं था, उसी बंबई के जुहू चौपाटी पर अमजद अपनी बीवी और अपने नन्हे बच्चे के साथ खड़े हुए थे कि अचानक चारों ओर से भीड़ उन्हें घेरने लगी, उनका ऑटोग्राफ मांगने लगी। अमजद किसी तरह से अपनी बीवी बच्चे को बचाकर और खुद अपना बचकर वहां से भागे। इसके बाद तो अमजद की झोली में फिल्मों की बारिश सी होने लगी। खूब फिल्में ऑफर होने लगी, खूब फिल्में मिलने लगी। मगर तभी मूड मुड़ाते ही ओले पड़े। कामयाबी के समंदर में अमजद ने ज्यों ही गोता लगाया, मुसीबत की बाढ़ आ गई। दरअसल हुआ ये कि फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग के लिए अमजद को गोवा पहुंचना था। बंबई से कार से वो गोवा जा रहे थे। उनकी बीवी भी उनके साथ थी। रास्ते में एक टैंकर से बचने की कशमकश में अमजद की कार का एक्सीडेंट हो गया।
कार सीधा एक पेड़ से जा टकराई। कार का दरवाजा एक झटके से खुला। अमजद की बीवी लड़खड़ा कर कार से बाहर गिर पड़ी। स्टीयरिंग अमजद का सीना चीर उनकी पसलियों को तोड़ते हुए सीधा उनके फेफड़ों से जा टकराई। अमजद के मुंह से खून कुछ यूं निकला जैसे किसी ने मुंह से पानी उगला। वो तुरंत बेहोश हो गए। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ही उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्हें तुरंत पणजी हॉस्पिटल भेजा गया। अमिताभ तुरंत उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंचे। अमजद की हालत बहुत क्रिटिकल थी। एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक तुरंत ट्रैकियोटॉमी नाम की सर्जरी करनी जरूरी थी, वरना अमजद की जान जा सकती थी। लेकिन इसके लिए उन्हें कंसेंट पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए था कि अगर अमजद को ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाता है तो वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। घर का कोई फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था, इसलिए अमिताभ ने उन कंसेंट पेपर्स पे सिग्नेचर कर दिए। अमजद की सर्जरी हुई, शुक्र खुदा कामयाब हुई। उन मुश्किल हालातों में कंसेंट पेपर्स पर सिग्नेचर कर उनका ऑपरेशन करवाने और उनकी जान बचाने के लिए अमजद जिंदगी भर अमिताभ के एहसानमंद रहे। सर्जरी के बाद अमजद को एक चार्टर प्लेन से बम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तकरीबन 4-5 महीना वो बिस्तर पर पड़े रहे। इस एक्सीडेंट का अमजद की जिंदगी पर बहुत व्यापक असर पड़ा। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रेगुलर यूज के लिए जो दवाइयां दी, जो स्टेरॉइड्स दिए, उसकी वजह से उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। एक और बात यह हुई कि एक्सीडेंट से पहले अमजद बहुत फिटनेस फ्रीक थे। बैडमिंटन खेलते, दौड़ते, मगर एक्सीडेंट के बाद ये सब बंद हो गया। अधिकतर बैठे रहते, तो शारीरिक हलचल एकदम ना के बराबर हो गई। इसने भी वजन बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस पर भी करेले पर नीम चढ़ा ये हो गया कि अमजद को खाने का तो नहीं, मगर चाय और मिठाई का जबरदस्त शौक था। एक एक दिन में वो 30-30, 35-35 कप चाय पी जाते थे, कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर वो हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और रबड़ी भी बहुत खाते थे। इन तमाम कारणों के कारण अमजद का शरीर फूलने लगा, तेजी से मोटा होने लगा। मोटे शरीर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। चलने फिरने में, हरकत करने में दिक्कत होने लगी। ऐसे में कई लोग कहने लगे कि अमजद का एक्टिंग कैरियर खत्म, अब उन्हें फिल्मों में काम करना छोड़ देना चाहिए। मगर अमजद इसके लिए राजी नहीं थे। इन तमाम सलाहों के खिलाफ साल 1978 में सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से उन्होंने बॉलीवुड में एक दमदार वापसी की। दुखी मजबूर नवाब वाजिद अली शाह का किरदार अमजद ने ऐसे निभाया कि यकीन ही नहीं होता कि ये वही मजबूत गब्बर सिंह है। इसके बाद अमजद खान ने चरस, जॉनी और गिन्नी, पलकों की छाँव में, परवरिश, हम किसी से कम नहीं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, राम भरोसे, राम बलराम, कसम खून की पुकार, चंबल की रानी, चंबल की कसम, चक्कर पे चक्कर, चेहरे पे चेहरा, आफत, आखिरी गोली, बंदी, खंजर, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें दिलावर की उनकी भूमिका बहुत लोकप्रिय हुई, जमानत, इंकार, इंतजार, भूख, धुआं, कालिया, मिस्टर नटवरलाल, जोश, दादा, लखन, लूटमार, जमाने को दिखाना है, सत्ते पे सत्ता, मोहन जोशी हाजिर हो, दौलत, नसीब और धर्मकांटा जैसी तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अधिकतर फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट विलन बना करते थे। हालांकि लावारिस और सुहाग जैसी फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया और याराना में तो वो अमिताभ के यार ही बन गए। बदलते दौर के साथ अमजद खान ने ज़रा फिल्मों में अपने रोल्स को भी बदला। इसीलिए कुर्बानी, चमेली की शादी और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी किरदार निभाए। अमजद खान की कॉमेडी का एक अलहदा नेचुरल फ्लेयर हुआ करता था। अमजद की पत्नी शहला बताती हैं कि पर्दे पर अमजद भले ही एक जालिम खलनायक मालूम होते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में बड़े ही मासूम और जज्बाती किस्म के इंसान थे। अपने तीनों बच्चों, बेटे शादाब, बेटी अहलम
और सबसे छोटे बेटे सीमाब से वो बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके सबसे छोटे बेटे सीमाब को खेलते वक्त चेहरे पर कुछ चोटें लग गईं। चेहरे पर टांके लगानी पड़ी। अमजद शाम को घर पहुंचे तो उसका चेहरा देखकर रोने लगी। ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि उनकी पत्नी नीतू सिंह के साथ भी अमजद के बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो अमजद को अपना भाई मानती थी। कहती थी कि अमजद उनके वो भाई हैं जिन्हें उनकी मां ने जन्म नहीं दिया है। जिस वक्त सुनहरे पर्दे पर अमजद खान अपनी खलनायकी का डंका बजा रहे थे, उसी वक्त एक और अदाकारा भी अपनी खलनायकी से दर्शकों को डरा रही थी। उनका नाम था कल्पना अय्यर। कहा जाता है कि अमजद खान और कल्पना अय्यर के बीच अफेयर था और इस तथ्य की तस्दीक मशहूर फिल्म पत्रकार पीटर एली जॉन भी करते हैं। हालांकि पीटर एली जॉन के मुताबिक दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ना कभी कल्पना ने उन पर शादी का दबाव बनाया और ना कभी अमजद ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। अपने पक्के सबसे अच्छे दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ बाद के सालों में अमजद के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। दोनों में दुश्मनी हो गई थी। इन दोनों के रिश्तों पर अगर अभी फिलहाल तफसील में बातें करने लगेंगे तो ये वीडियो मजीद लंबा हो जाएगा। अमिताभ बच्चन और अमजद खान की पक्की दोस्ती में तल्खी, दरार, दुश्मनी क्यों आई, इसकी क्या वजहातें थी और क्या भूमिका थी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका रेखा की। अगर आपको ये जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की अनटोल्ड लव स्टोरी सुनाने के लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं जल्दी ही वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अब 90 का दशक आ चुका था और अमजद खान की शारीरिक हालत, शारीरिक स्वास्थ्य और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। मोटापा बढ़ने का प्रक्रम उम्र बढ़ने के साथ साथ जारी था और अब उन्हें दिल की बीमारी भी हो गई थी। 2-3 और एक्सीडेंट्स हो गए थे जिसमें उनके दोनों पैर भी टूट गए थे। फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से अमजद बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। हालांकि मशहूर फिल्म पत्रकार पीटर एली जॉन कहते हैं कि अमजद अंदर से अपनी इस हालत की वजह से बेहद दुखी थे, बेहद रंजीदा थे, गमज़दा थे। एक बार अमजद ने पीटर एली जॉन से कहा था कि ये जो आज उनकी हालत है ना, ये उन्हीं की वजह से है। खुदा उनको सज़ा दे रहा है। पीटर एली जॉन ने कहा, कैसी सज़ा? तब अमजद खान ने उन्हें बताया कि दरअसल जब शोले रिलीज़ नहीं हुई थी, रिलीज़ होने के एकदम पहले पहले, तो अमजद ने अल्लाह से कहा था कि अगर शोले हिट हो गई तो वो इसके बाद कभी किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। मगर शोले जब हिट हो गई तो वो लालच में पड़ गए और उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर एक्सेप्ट कर लिए, कई फिल्मों में काम करने लगे। इसीलिए अब खुदा उन्हें उनकी वादा खिलाफी की सज़ा दे रहा है। 27 जुलाई सन 1992 की रात 7:30 बजे अमजद को किसी से मिलना था। रात 7 बजे उनकी बीवी शहला ने उनके बेटे शादाब से कहा कि जाकर अब्बा को जगा दें, सारे शाम से वो सो रहे हैं। शादाब अमजद को जगाने उनके कमरे में पहुंचे तो अमजद बेहोश पड़े थे। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन अमजद की रूह उनके जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी। अपने तकरीबन 20 साल के बॉलीवुड करियर में अमजद खान ने भले ही कई फिल्मों में काम किया, अलग अलग टाइप के रोल्स निभाए, लेकिन उनकी पहचान उनके गब्बर सिंह के किरदार से ही है। उनके डायलॉग्स, जिस तरह से उन्होंने उनको बोला, आज भी उनकी मिमिक्री होती है, पैरोडीज बनती हैं, स्पूफ बनते हैं। अमजद खान भले ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक गब्बर सिंह के रूप में अमजद खान को हमेशा याद रखेंगे।